तो कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा ये कि जरूरी नहीं है, बात स्टडीज हमें ये भी कह रही है, जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ देखें, क्योंकि मेरे कुछ पेपर्स में केएम प्रोसेसेस को भी मीडिएटर लिया गया, ये मीडिएटर के थ्रू भी काम करता। ठीक है, यहाँ पे कुछ और वेरिएबल ले लें, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज ले लें या कंपेटिटिव एडवांटेज ले लें, क्योंकि रिसेंटली पेपर्स कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई कोई यहाँ पे और इनेबलर हो, चाहे वो लीडरशिप हो चाहे वो कुछ और हो। ठीक है, तो अब लीडरशिप का इम्पैक्ट केएम प्रोसेसेस पे, केएम प्रोसेसेस का इम्पैक्ट सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज पे, और इसका मीडिएशन आप लोग निकाल लें। तो ये भी हो सकता है। एक मॉडल तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर कोई काम करना चाहता है तो कर ले, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। जी, और कोई सवाल? लेक्चर की तरफ जाएं अब। सर जी जी सॉरी सर मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे हम रिग्रेशन का फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x जी और प्लस e या रैंडम जो हमारा एरर आ जाता है, जी, तो उसमें हम जब वैल्यू फिट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये KWS की वैल्यू कहाँ फिट करेंगे? आप इकोनोमेट्रिक मॉडल की बात कर रहे हैं? जी सर। बेसिकली आप अगर देखें तो A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 अप टू n नंबर्स। ठीक है, रिग्रेशन लाइन की बात आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर मीडिएशन की बात करते हैं तो मीडिएशन बेसिकली बीच में फिट होता है। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल में अगर आप लोग मीडिएशन को फिट करना चाहे तो आई गेस मैं क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, लेकिन मैंने एक जगह पे पढ़ा हुआ था, रेफरेंस मैं भूल गया हूँ उसका, आई थिंक है उसका A0 A1 बीटा 1 और प्लस, ये मैं कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग मैंने इसमें नहीं किया और ना मेरी एक्सपर्टीज है इकोनोमेट्रिक मॉडल, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था अप्लाइड स्टैटिस्टिक में, क्योंकि हमारे एक सब्जेक्ट था अप्लाइड स्टैटिस्टिक, उसी में मैंने पढ़ा हुआ था। मैं उसको कंफर्म करके मैं बता दूंगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोग अप्लाई करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो हमें इकोनोमेट्रिक मॉडल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप लोगों को सीधा सीधा रेफरेंस देना होता कि भाई किस रेफरेंस के बेस पे आप लोग बात कर रहे हो, और सॉफ्टवेयर आपको बेसिकली कैलकुलेट करके दे रहा होता है। अच्छा, आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव बेसिकली इस पेपर का मैं इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा हूँ कि भाई इन सारे वेरिएबल्स का कोई लिंक है आपस में कि नहीं। अगर लिंक है तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं कौन से एड्रेस कर रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन है इंटरनल मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है केएम प्रोसेसेस को, या डायरेक्ट इम्पैक्ट है केएम प्रोसेसेस का चाइना पे। अच्छा, KWS बेसिकली मीडिएट कर रहा है केएम प्रोसेसेस के बीच में और ओपी के बीच में कि नहीं। ये मेरा बेसिकली इस पूरे के पूरे स्टडी करने का मकसद ही यही है। मैं चला जाता हूँ वापस अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली अप्रोप्रिएटनेस आपको बताता, सोर्सेस बताता है कि भाई किस सोर्सेस के बीच में आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। आप लोगों को पता होता है कि भाई अब यहाँ पे एक बंदे ने, दानिश आई थिंक, उसने एक फ्रेमवर्क दिया, एक टाइटल दिया, तो पूछा कि एप्लीकेबल है कि नहीं। अब एप्लीकेबिलिटी उसको मैंने कहा कि भाई आप प्रॉपर सोर्सेस के थ्रू आप लोग देख ले।
क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीसेंट स्टडी ये कह रही है कि नहीं कह रही है कि किसी कंट्रीज को कंपेयर कर लो कि नहीं। हाँ, किसी ने ये कहा कि नहीं कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंपेयर कर लो। आपके पास प्रॉपर सोर्सेज होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कभी भी कि भाई उसने ये कहा था, मैं ये कह रहा हूँ। ये प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए कि भाई इस पेपर में ये कहा गया है। अब दो किस्म के गैप्स होते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट गैप्स होते हैं। अब कुछ आप खुद जनरेट करते हो, थ्योरी के बेस पे आप लोग लेके आते हो कि भाई ये थ्योरी ये कह रही है, या आप ये कहते हो कि भाई इस पेपर में ये कहा गया है। अब अगर वो पेपर उठा लो, आप लोग देख लो कि भाई इस पेपर का रेफरेंस में देख सकता हूँ, हाँ वो पेपर है 2019 का 2018 का, तो ठीक है, सोर्सेज हैं आप लोगों के पास। अब उस मॉडल को चलाने में या रिसर्च क्वेश्चन को चलाने में वो कैपेबल है भी कि नहीं। अब कैपेबिलिटी की बात कर लें आप लोग, तो फिजिबिलिटी की तरफ मैं आ जाता हूँ। या हर कोई अगर यहाँ पे बात कर रहा होता कैपेबिलिटी की कॉन्टेक्स्ट में, तो फिजिबिलिटी की बात कर रहा होता। डू यू हैव और कैन यू डेवलप नेसेसरी स्किल्स फॉर दैट। ठीक है, या आप लोग भाई थ्योरी जनरेट कर सकते हो, आप लोग थ्योरी के साथ इसको टच कर सकते हो, थ्योरी कौन सी ऑप्ट करनी है, ऑपरेशनल डेफिनेशन कौन सी ऑप्ट करनी है, ये चीजें। अच्छा, स्केल कौन सा ऑप्ट करना। Are you sure about gaining access to data? Sometimes econometrics वाले secondary data पे काम कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स वालों के लिए कि भाई आप लोग डेटा कहाँ से ले रहे हो। रिसेंटली मैं एक आप लोगों के साथ आर्टिकल शेयर कर लूंगा। मैंने आर्टिकल शेयर नहीं करूंगा मैं कभी भी, क्योंकि बेसिकली वो रिव्यू में आया था, मैंने उस पर रिव्यू लिखा। मैंने उससे सीधा मैंने उस पेपर को रिजेक्ट एक बेस पे किया हुआ है, क्योंकि उसका प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। आप लोग अगर डेटा ले रहे हो तो डेटा ये नहीं है कि मुझे दोस्त ने दे दिया या मुझे कहीं फर्म से मिल गया। भाई ऑथेंटिक सोर्स मुझे प्रोवाइड करो। कहाँ से ली है आप लोगों ने, किस बेसिस पे ली है, कोई वेबसाइट है उसकी, या अगर स्टॉक एक्सचेंज से ली है तो प्रॉपर सोर्स उसका है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट ये देख लो कि भाई मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करूंगा, मेरा रिस्पोंडेंट कौन होगा, या मेरा सैंपल साइज क्या होगा, या मेरा सैंपल क्या क्या होगा। ये चीज बहुत मैटर करती है कैपेबिलिटी में। अच्छा, अचीवेबल विद इन रिसोर्सेज है कि नहीं है। आपके जितने रिसोर्सेज हैं, आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं भाई डेटा गैदर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इंटरनेट है कि नहीं है कि भाई मैं लिटरेचर डाउनलोड कर लूँ, कोई ऑथेंटिक रीजंस की तरफ आ जाए। अब एक टॉपिक रिसेंटली मेरे साथ एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया, उससे मैंने सिंपल एक सवाल किया कि भाई इसका लिटरेचर कहाँ से लेके आओगे, क्योंकि एमएस का स्टूडेंट है, पीएचडी का नहीं। हाँ, अगर वो टॉपिक पीएचडी का होता मैं उसको अप्रिशिएट भी करता, क्योंकि नॉर्मली एमएस वाले स्टूडेंट सीख रहे होते। तो सीखने की कैपेबिलिटी आप लोगों की तो इतने यानी एटम बम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी कोई इंपेरिकल स्टडी पकड़ लें, और अच्छी स्टडी पकड़ें जो कि रिसेंट गैप्स भी हो आप लोगों के पास, उससे अच्छा पेपर भी पब्लिश हो जाता है। और रिसेंटली मेरे कम से कम 3-4 स्टूडेंट ने एमरल्ड में, एक ने जर्नल ऑफ इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एक ने इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एक जर्नल है Q1 का है, ये सारे Q1 के हैं। तो माशाल्लाह उन लोगों की पब्लिकेशन हो गई है। एक ने लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जर्नल में पब्लिकेशन की है। तो बेसिकली उसको कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोग एक ऐसा टॉपिक पकड़ लें कि आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए, आप लोगों को पता भी लग जाए कि भाई मैं लिख कैसे रहा हूँ, लिखने का आर्ट क्या क्या होता है, डेटा कैसे गैदर होता है, डेटा कैसे एनालाइज होता है, लिटरेचर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिस्कशन कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। तो यानी कोई एटम बम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे टॉपिक ले लें कि जिस पे डेटा आप लोगों को आराम से अवेलेबल हो। अच्छा, आर यू रियली फैसिनेटेड बाय इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका खुद का भी इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि मॉडल डेवलपमेंट में नॉर्मली आप लोग क्या देखे, यूजुअली स्टूडेंट आ जाते हैं और कह देते हैं कि भाई सुपरवाइजर से कि मुझे मॉडल दे दे मैं काम कर दूं, और कल को मॉडल अगर मैंने दे दिया तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और आप फिर कहते हैं कि भाई मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था लेकिन सुपरवाइजर ने दिया, मैं भी अपने आप को छुड़ा रहा हूँ इससे। आप बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग खुद भी थोड़ा स्टडी कर लें और खुद मॉडल लेके जाएं, ये बहुत बेहतर होता है।
क्योंकि कल को आपने उससे पेपर निकालना होता, तो आप लोग खुद पढ़ के जाएं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो तो, क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक है तो मैं इसको यानी इतना टाइम नहीं लूंगा इस पे। अच्छा, आगे चले जाते हैं। एप्रोप्रिएटनेस वर्दी है कि नहीं है। अब वर्दी किस कॉन्टेक्स्ट में, मैंने यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं। डज इट रिलेट टू द आइडिया फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, या डज इट मैच योर करियर गोल्स, आर द आउटकम्स सिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की मैं बाद में बात करूंगा, इसमें मैं अभी बात नहीं करूंगा। सिमेट्रिकल बेसिकली यहाँ पे किसने अभी सवाल पूछा था लिनियर रिग्रेशन का? यस सर, मैंने पूछा था, वाजिद कबीर। अच्छा, वाजिद कबीर। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दूंगा। हम जितने भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लिनियर अलजेब्रा है, ठीक है। लिनियर अलजेब्रा को हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल एनालिसिस, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई ये सिमेट्रिकल एनालिसिस पे हुआ, या हम ये कहते हैं कि भाई ये सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसकी हुई है, तो हम ये लिनियर अलजेब्रा पे मैंने किया। अब एसिमेट्रिकल एनालिसिस जो होती है वो बेसिकली बाइनरी अलजेब्रा होती है। तो बाइनरी अलजेब्रा आप लोग जितना भी सिमेट्रिकल एनालिसिस की आपकी आउटकम्स होती है या आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो आप लोग अलग प्रोसीजर है, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा उसका क्लू दे देता हूँ। हम कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 में। बाइनरी हमेशा 0 और 1 में कैलकुलेट होता, तो हम पहले कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 में, परसेंटाइल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम करते हैं, तो वो एसिमेट्रिकल एनालिसिस। यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल एनालिसिस की बात की है, तो सिंपल इज दैट। मैं यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल का नाम ले रहा हूँ तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही है, ठीक है। अच्छा, विल इट प्रोवाइड फ्रेश इनसाइट्स? ऑफ कोर्स, अगर आपका टॉपिक अच्छा, गैप्स अच्छी हैं, तो इनसाइट्स भी आप लोगों की अच्छी होगी, थ्योरी कंट्रीब्यूशन भी होगी, लिटरेचर कंट्रीब्यूशन भी होगी, मैथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन अगर हो तो हो सकती है, प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन हो सकती है। ये सवाल पैदा नहीं होता कि नहीं होता। हाँ, ये बहुत मैटर करता है कि आप लोग कैसे लिखते हो उसको, ये मैटर करता है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आपकी लिखने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप सवाल पैदा नहीं होता कि आप लोगों का पेपर पब्लिश हो। तो बेसिकली आप लोग अच्छे से अच्छा पेपर पढ़ो, एमरल्ड से, JSTOR से, वाइले से, एल्सेवियर से, और वहीं से आप लोग साइटेशन करो, तो इंशाल्लाह आप लोगों का एक पेपर बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा। कैन यू स्टेट योर रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लियरली? यस, जो कि मैंने आपको अभी अपने पेपर में भी दिखाया, इसी किस्म के रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, हम थीसिस में अलग किस्म के लिखते हैं, थोड़ा सा अलग करके। अगर हमारे पास 3 इंपेरिकल स्टडीज में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इंपेरिकल स्टडीज की मैं बात कर रहा हूँ या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 3 रिसर्च क्वेश्चन है, तो हम नॉर्मली थीसिस को लेंथी करने के लिए 3 ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, अलग अलग रिसर्च क्वेश्चन के लिए अलग अलग रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। पेपर में क्यों इस तरह करते हैं? अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि पेपर में आपने एक क्यों लिखा। मैंने पेपर में इसलिए एक लिखा है क्योंकि पेपर में हमारे पास हमेशा वर्ड काउंट की लिमिट होती है। हमने कंसाइज किस्म का पेपर पब्लिश करना होता है। ये थीसिस नहीं है कि हम 50-60 पेजेस का भेज देंगे और उन लोगों ने पब्लिश नहीं। वो लोग कहते हैं कि भाई मुझे 10,000 से कम का वर्ड्स में पेपर चाहिए। कुछ जर्नल्स कहते हैं मुझे 7,000 वर्ड्स में चाहिए। तो अगर आप लोग देख लें, लिटरेचर लिख लें, इंट्रोडक्शन लिख लें, वो तो आपके ऑलमोस्ट 4-5 हजार वर्ड्स हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस चीज को समझे कि आप कितना प्रिसाइज और कितना कंसाइज आप पेपर लिख सकते हैं। ये आर्ट है, ठीक है। हम हमारे पास थीसिस में कैपेसिटी होती है, हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा पेजेस भी बढ़ जाएं और अच्छा भी लिख लूं, तो कम से कम हर एक रिसर्च क्वेश्चन के साथ हम हर एक ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। हाँ, क्वालिटेटिव स्टडीज में शायद 4-5 क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्टिव हो, तो वो मैटर करता है, स्टडी टू स्टडी डिफर करता है। लेकिन नॉर्मली आप लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, तो आप लोग ये कर सकते हो पेपर्स में कि एक ही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव लिख लो, 3 रिसर्च क्वेश्चन या 4 रिसर्च क्वेश्चन, जितने भी अकॉर्डिंगली आप लोग मैनेज कर सकते हो, आ जाता, ठीक है। हाँ, ये कि आगे अगर आप लोग मूव करना चाहो क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड, तो वो डिफरेंट होता है, तो वो अकॉर्डिंगली आप लोग मैनेज करते हो इसको।
Will it meet the assessment criteria? Yes. Excuse me, sir. जी. सर एक अच्छे से पेपर के लिए कितने क्वेश्चंस का होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, ये कभी भी किसी पेपर में भी नहीं कहा, ये आपके मॉडल पे डिपेंड करता है। अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा, आप लोग कहते हो कि भाई मैंने एक क्वांटिटेटिव टेक्निक का एक पेपर करना, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, और मैंने सिंपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल लिया, और मैंने एक मीडिएटर या मॉडरेटर लिया, ये तो फिर डिपेंड करता है। अगर आप लोग कहते हो कि मैंने मीडिएटर लिया हुआ तो ठीक है, उसके तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने मॉडरेटर लिया तो 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका वेरिएबल ज्यादा हो गया, जैसे कि मेरा इनेबलर ज्यादा, तो ये तो डिफर करता है स्टडी टू स्टडी। शायद आपका एक ही क्वेश्चन हो, बहुत अच्छी स्टडी हो, आपका एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन आप स्टेट तो करोगे, क्योंकि स्टेट करने का मकसद क्या होता है, या हमारे पास जो पेपर रिव्यू में आता है और हम बेसिकली हम किसी को बताते हैं कि भाई ये रिसर्च क्वेश्चन लिख लो। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे जितने पब्लिकेशन हुई है, ठीक है, मुझे याद है, लेकिन मैंने कभी भी खोल के दोबारा नहीं पढ़ा, क्योंकि इसको रीडर्स ही पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहा होगा, ये जनरलाइज्ड किस्म की चीज है, दुनिया में कोई और पढ़ रहा होगा, क्योंकि एमरेल्ड की, जेस्टोर की, इनकी अप्रोच यानी वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड रिनाउंड जर्नल्स है ये। तो आप अगर कोई और आप लोग का पेपर पढ़ा जा रहा है, तो कम से कम उसकी वर्थ भी होगी ना। तो अगर आप, ये जरूरी नहीं है कि आप कहोगे कि यार मेरे मॉडल में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है और शायद ये पब्लिश ना हो, ये सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, ये कि मॉडरेटर मीडिएटर डालो, तो कम से कम अगर आप लोग कहते हो कि भाई मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का एक पेपर निकाल लिया, तो कम से कम मीडिएशन के साथ आप दूसरा पेपर भी निकाल सकते हो उसके साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वर्दी भी हो जाता, मीडिएटर या मॉडरेटर आप लोग ऐड कर सकते हो अपनी स्टडीज में। कोई सवाल यहाँ पे? कोई सवाल नहीं है? अच्छा, मैं मूव कर रहा हूँ। सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आप लोग कभी कभी स्टेटमेंट लिख देते हो और आप लोगों को पता नहीं होता कि मैंने यहाँ पे सोर्स डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आप लोग किसको साइड कर रहे हो, या आप एक आम से जर्नल को साइड कर रहे हो या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को साइड कर रहे हो, उसकी वर्दीनेस है ही नहीं। आप काइंडली, मैं बार बार इस पे फोकस करता हूँ स्टूडेंट के साथ कि भाई आप लोग वाइले से या एमरेल्ड से इनके पेपर्स पढ़ें, क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, इसी के माने जाते हैं। अगर आप लोग पब्लिकेशन के लिए भी भेज दें, तो एडिटर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट चेक करता है, फिर इंट्रो चेक करता है, और डायरेक्ट आके, क्योंकि अगर आप लोगों ने गैप्स अच्छे आइडेंटिफाई किए होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आप लोग अच्छा, राइटिंग स्किल्स आप लोगों की अच्छी हैं, तो वो फिर रिव्यू में भेजने से पहले आप लोग को देखता है कि भाई आप लोगों ने साइटेशन किस चीज की हुई है, किस जर्नल्स की हुई है। तो अगर अच्छे जर्नल्स की हुई है, रिव्यू में आपका पेपर चला जाता है। अगर अच्छे जर्नल्स की नहीं की हुई, तो आराम से आप लोग बैठ जाए, आपका रिजेक्शन विद इन डे और 2 आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी Excuse me, sir. जी Sir, what is meant by अच्छा जर्नल, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, अच्छा गुड क्वालिटी जर्नल? अच्छा गुड क्वालिटी जर्नल्स, बेसिकली आप कौन से पब्लिशर्स को पढ़ रहे हैं? एल्सेवियर पब्लिशर है, इसके अंडर अच्छे जर्नल्स हैं, ठीक है। यानी आप लोग इनोवेशन मैनेजमेंट या क्लीनर प्रोडक्शन या मार्केटिंग के कोई जर्नल्स उठा लें, या इकोनॉमिक्स के कोई जर्नल्स उठा लें, या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के, ये बेसिकली एल्सेवियर बहुत बड़ा पब्लिशर है, ठीक है। इसके अंडर जितने भी जर्नल्स होंगे, आप एल्सेवियर की वेबसाइट पे चले जाएं या टाइटल लिख लें, तो उसके अंडर जितने भी जर्नल होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे किस्म के जर्नल, वैलिड जर्नल मिलेंगे। एमरेल्ड पब्लिशर है, इसके अंडर बेइंतहा या बेतहाशा किस्म के जर्नल्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, यू नेम इट, ठीक है। अच्छा, वाइले एक पब्लिशर है, उसके अंडर जर्नल्स हैं। स्प्रिंगर इसके अंडर एक पब्लिशर है, इसके अंडर जर्नल्स हैं, ठीक है। अब पैथेटिक किस्म के जर्नल्स कौन से होते हैं? पर अब प्रीडेटरी जर्नल्स भी इंडियन लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है, जो कि कहते हैं कि भाई पेपर लेके आओ, पब्लिश कर लो। या आप लोग ये देख लें कि नॉर्मली पैथेटिक आप लोग नहीं कह सकते हो, लेकिन क्वालिटी पेपर्स में भी हमारे HEC की भी अच्छे जर्नल्स हैं। लेकिन बेसिकली आप लोग अगर देख ले, तो मेजॉरिटी काम मैंने जितना देखा हुआ है, तो
यहाँ पे काम वैसे ही बस पब्लिश हो जाता, वैसे ही पब्लिश हो जाता, यानी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो आप लोग इनको साइड करने से बेहतर है कि आप अच्छे जर्नल्स को साइड करें, वेल नोन पब्लिशर्स की तरफ जाएं, रादर देन कि आप लोग साइड करें किसी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को या एक्स वाई जर्नल को या किसी इंडियन जर्नल्स को। ये इसकी कोई वर्थ नहीं होती है। आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई मैं जिस जर्नल को साइड कर रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं है? मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ, आप लोग उस लिंक को खोल लें और उसमें जर्नल का नाम देख लें। मास्टर जर्नल लिस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। क्लेरीवेट के अंडर जितने भी जर्नल्स आते हैं ये बहुत अच्छे वेल नोन जर्नल्स हैं। यहाँ पे मैं मैसेज में टाइप कर रहा हूँ, इन्हीं मैसेज में से आप लोग सेव कर लें काइंडली। या आप जैसे खोलेंगे इसमें जर्नल का नाम लिख लें। आप लोग एल्सवेयर में कोई जर्नल देख लेते हैं कि भाई इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का कोई जर्नल है, तो इस मास्टर जर्नल लिस्ट को खोले और इसकी इंडेक्सिंग देख ले कि भाई SCIA SSCIA, अगर इस क्लैरिवेट में वो जर्नल है तो बहुत अच्छा जर्नल है। या एल्सवेयर के अंडर अगर आप लोग वैसे भी एल्सवेयर को खोल ले और अगर कोई आइडेंटिफाई कर ले टॉपिक, तो अगर उसके अंडर कोई जर्नल है तो वो वैसे भी ऑथेंटिक जर्नल है। या एमरेल्ड के अंडर या वाइले के अंडर कोई से भी अच्छा जर्नल, क्योंकि आप लोग अगर गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं तो आप लोगों को इंडियन जर्नल्स भी मिलेंगे, आप लोगों को कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी मिलेंगी, आप लोगों को XY भी मिलेगा। लेकिन आप लोग काइंडली ये देखें कि कौन से जर्नल पेपर जो मैंने खोला है ये कौन से जर्नल का एमरेल्ड के अंडर आ रहा है। वहां पे लिखा होता है कि एमरेल्ड का पेपर है या एल्सवेयर का पेपर है, या क्रॉस रेफरेंस का एक लोगो होता तो एल्सवेयर वालों का। तो कुछ आप लोग आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये कौन से पेपर का जर्नल मैं पढ़ रहा हूँ। समझ आ गई है? हेलो? यस सर। अच्छा, आप लोग रिफाइन कैसे करते हो रिसर्च क्वेश्चंस को? कीप अ नोटबुक, डायरी ऑफ आइडियाज। आप लोग आइडियाज लेते हो, अगर आप लोग कहते हो कि भाई मेरा अपना कोई गैप है, अगर कोई अपना गैप नहीं है तो आप लोग काइंडली एक्सेल शीट को फिल करें। एक्सेल शीट की बात इस स्लाइड के बाद मैं करूंगा, क्योंकि मैंने रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को जो मैंने अभी बयान की है तो उसी को मैंने फॉलो अप किया हुआ। तो आप लोग काइंडली आगे देख लें, आप लोगों को मैंने दिया हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको रोक के मैं आप लोगों के साथ एक्सेल शीट भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों के पास अगर कोई अपना आइडिया तो आप लोग या कोई वर्ड खोल लें या कोई अपनी डायरी रख ले, अपने आइडियाज लेके और उस पर सर्च करना शुरू कर दे। जैसे कि अभी दानिश ने मुझे एक सवाल किया कि भाई ये टॉपिक इम्प्लीकेबल है कि नहीं है। हाँ है, लेकिन मुझे प्रॉपर सोर्सेज चाहिए। किसने कहा था ये? दानिश, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. अच्छा, I need a proper source for your topic. Who said to compare Pakistan and China in a specific sector? ठीक है। अगर Okay, आप लोग ये सोर्स क्रैक कर जाते हो, आप लोग कहते हो कि भाई किसने कहा था कि मीडिएटर वेरिएबल लो, किसने कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लो, किसने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल लो। यकीन करें कि आपका पेपर बस लिखने की देर होती है, आपको बहुत अच्छे लिखने की देर होती है, बड़े आराम से निकल जाता है ये, क्योंकि आप लोग के पास प्रॉपरली रीसेंट गैप्स होते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भी लिखें तो कम से कम अपने पास आइडिया रखें, एक्सेल शीट फिल करें और उसको देखेंगे भाई किसने कहा था ये। एक्सप्लोर पर्सनल प्रेफरेंसेस यूजिंग पास्ट डिसर्टेशंस या पास्ट पेपर्स, ठीक है। यूज रेलेवेंस ट्रीज, या वो आप लोग कह देते हैं उर्दू में शजरा या फैमिली ट्री या इस किस्म की। तो भाई देखें कि कौन सी थ्योरी से ये चीज निकली हुई है, ये वेरिएबल कौन से थ्योरी से निकला है, कौन सी थ्योरी के साथ रेलेवेंस है इसका, कौन से पेपर के साथ रेलेवेंस है। तो ये बेसिकली ट्री कैसे बनती है आपको मैं एक्सेल शीट दे चुका हूँ। ये बेसिकली आप लोग ट्री का काम ही कर रहे हैं इस टाइम। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ठीक है, डिस्कस आइडियाज, सर्च द मीडिया, सर्च एकेडमिक लिटरेचर, look at past dissertations or papers, examine own strength and interest। आप लोग के रिसर्च क्वेश्चन या आपके सोर्सेज जो हैं आप लोगों के रिफाइन होते जाएंगे। और अगर आपका क्वेश्चन रिफाइन हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव रिफाइन हो गया,
यकीन करें कि आपके पेपर पब्लिश होने में बस सिर्फ और सिर्फ लिखने की देर होती है, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट के साथ अगर कॉलिब्रेट करके लिख रहे हो तो वो आपको बताता जाता है कि आपने गलती यहाँ पे की है, आप गलती यहाँ से ठीक कर सकते हो, यहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशन डालो, वो आप लोग रेक्टिफाई करके आप लोग जर्नल में सबमिशन करा देते हो और आप लोग का पेपर ऑलमोस्ट 3-4 महीने रिव्यू में होता। रिव्यू के बाद या तो अगर आप लोग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा लिखा गया है, अच्छा को ऑथर है आपके पास, तो पेपर पब्लिश हो जाता है विद मेनर या माइनर या मेजर रिवीजन के साथ आ जाता है, तो आप लोग रिव्यू करके भेज देते हो, एक्सेप्टेंस आ जाती है उसकी, या तो आपका सीधा सीधा रिजेक्शन आ जाती है अगर अच्छे को ऑथर के साथ या खुद लिखा हुआ अच्छा प्रेजेंट नहीं किया तो रिजेक्शन आ जाती है आप लोगों के पास। लेकिन अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश करने के लिए आप लोगों को कम से कम 5-6 महीने या 6-7 महीने की गेम होती है, आप लोगों ने वेट करना होगा। पेपर अगर आप लोगों का रिव्यू में चला जाता है तो कम से कम 3-4 महीने ले जाता है। जी यहाँ सर मैं ये रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ म्युनिसिपल सर्विसेज पेशावर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये मैं सर चाहता हूँ कि मैं अपना टॉपिक लूँ म्युनिसिपल सर्विसेज पेशावर के जो है सर जी, तो उस पे सर मैं करना चाहता हूँ। उस पे ऊपर है भी नहीं सर कोई इस तरह का रिसर्च, नेट पे भी नहीं है इतना खास। और दूसरा ये कि मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इसका मास्टर प्लान भी हम नहीं बनाया हुआ है, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मैं सर यूएसएड के साथ हूँ। यूएसएड के साथ? जी जी जी, मैं उनका कंसल्टेंट हूँ सर। अच्छा, उनके कंसल्टेंट है, माशाल्लाह। जी। अच्छा, बेसिकली आपने एक क्वेश्चन किया, हम क्वेश्चन को रिफाइन करते हैं पहले, ठीक है? आपने क्वेश्चन किया कि मैं काम करना चाह रहा हूँ, इस सेक्टर में काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक की बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक कौन से प्रॉब्लम पे आप काम करना चाह रहे हैं? रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली स्पेसिफिकली हम बताते हैं कि भाई इसको मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, आप चाहे वो कोई वेरिएबल भी हो। हेलो 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 सर नेटवर्क का मसला है, क्योंकि इससे पहले क्लास में भी बहुत ज्यादा मसला था सर। अच्छा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे सर मैं काम करना चाहता हूँ। हेलो, आप आवाज आपकी कट रही है जी। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे सर मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप कर दें, टॉपिक टाइप कर दें, ये काइंडली। अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। Excuse me? जी, यू आर एक्सक्यूज्ड। मेरा सर आवाज आ रही है आप? जी जी, हेलो سر د ریکارډینګ په وجه باندې دا هغه مسکین او دغه وجه ده ما خیال ده. अच्छा, एक मिनट, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स आप लोग काम कर सकते हो इस पे, लेकिन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे आप पेपर्स पढ़ें, आप रीसेंट पेपर्स देखें कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट क्या क्या कह रही है और उसकी फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग किसी भी टॉपिक पे काम करो और आप लोग कहो कि भाई ये रीसेंट पेपर्स ने ये गैप्स का कहा हुआ, क्योंकि आप लोग अगर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे आप लोग काम कर रहे हो या किसी भी वेरिएबल पे काम कर रहे हो, आप लोगों ने सोच लिए कि भाई मैंने इस पे काम करना है, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे तो 1000 किस्म के पेपर्स हैं और 1000 किस्म के डायमेंशन पे काम हो चुके हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि आप लोग जो सोच रहे हो शायद वो पहले किसी ने कर दिया हो। तो पहले करने से बेहतर ये कि आप लोग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे पेपर्स पढ़ें और रीसेंट पेपर्स पढ़ें। आप ये देखेंगे भाई वो क्या कह रहा है, एक रीसेंट आर्टिकल क्या कह रहा है, एल्सवेयर में क्या कह रहा है, एमरल्ड में क्या कह रहा है, वाइले में क्या कह रहा है। तो कोई पेपर उठाएं और एक स्पेसिफिक पेपर जो कि आपके इंटरेस्ट को, आपको कि यार ये मेरे अपनी फील्ड से रेलेवेंट भी है तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ, एक्सेल शीट भरें उस पे और देखें कि भाई क्या क्या किसने क्या 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 हुआ और लिमिटेशंस उसकी क्या है। अगर आप लोग उस लिमिटेशन को फिल आउट कर सकते हैं तो ठीक है, आप गो अहेड, आप लोग आराम से एक पेपर डेवलप कर सकते हैं उस पर अपने ही सेक्टर में। ये सबको मैं ये कह रहा हूँ, कोई सा भी वेरिएबल हो,
अब कोई सा भी वेरिएबल का ये मतलब होता है कि आप लोग कोई सा भी वेरिएबल उठा लें और उसका ये देखें कि भाई रीसेंट लिटरेचर में या रीसेंट आर्टिकल्स में या रीसेंट ऑथर्स ने क्या कहा हुआ, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हो शायद वो किसी ने कर दिया हो। अब यहाँ पे HR प्रैक्टिसेस की बात दानिश ने की है, मैं दानिश के टॉपिक की तरफ चला जाता हूँ। तो HR प्रैक्टिसेस पे यकीन करें कि बहुत ज्यादा काम हो चुका है। कैसे काम हो चुका है मैं आप लोगों को, एक मिनट, यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं वैसे भी इंशाल्लाह आप गूगल स्कॉलर पे सर्च कर लें, आप लोगों के सामने होगा जिसके पास इंटरनेट ठीक है, वहां पे लिख लें कि HR प्रैक्टिसेस। तो HR प्रैक्टिसेस पे आपको ना हुआ तो कम से कम 20-25 हजार पब्लिकेशन मिल जाएंगी। तो 20-25 हजार में ये किसी ने नहीं कहा होगा कि भाई कंपैरेटिव स्टडी कर लो। अब ये ढूंढना जरूरी है। अब कंपैरेटिव स्टडी आप लोग करते हो तो किस बेसिस पे करते हो? अफगानिस्तान क्या है, डेवलप कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड है, क्या चीज है, किस कैटेगरी में आप लोग डालोगे उसको, किसने कहा था वो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली सोर्सेज रिफाइंड सोर्सेज होती है। अब मैंने पाकिस्तान चाइना को कंपेयर किया हुआ, लेकिन ऑलरेडी एक स्टडी में कहा गया था कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और एक स्टडी ने 2019 की स्टडी ने ये कहा था कि चाइना इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो मैंने दोनों को यही लिखा है कि भाई एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो बेसिकली इनके HEIs को अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रॉपर मेरे पास रेफरेंस है। तो अगर आपके पास प्रॉपर रेफरेंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर करने के लिए, गो अहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा 269000, ओके फाइन, मेरा जितना ख्याल है कि आप लोगों को जवाब मिल गया। तो HR प्रैक्टिसेस पे आप लोग जो काम करना चाहो तो ये रीसेंट लिमिटेशंस में देखें कि भाई क्या कह रहा है वो। अगर एक ऑथर की प्रॉपर साइटेशन आप लोग कर देते हैं तो वेल एंड गुड, गो अहेड। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, research questions should be clear, researchable, linked to each other, have a potential for making a contribution to knowledge। ठीक है, जो कि आप theoretical contribution की बात, आप लोग अगर empirical study कर रहे हो तो theoretical contribution mandatory है। आप लोग मेरा पेपर पढ़ ले, मैंने कैसे कंट्रीब्यूट किया हुआ, आप लोग कोई और पेपर उठा के पढ़ ले कैसे कंट्रीब्यूट होता है, कोई सा भी पेपर उठा ले अपनी फील्ड का। लेकिन राइटिंग, मैंने एक पेपर आप लोगों को अगर अपना दिया हुआ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिया हुआ कि राइटिंग स्किल्स आप लोग देख लो, क्योंकि मैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन यह कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वेल नोन राइटिंग है कि कम से कम कुछ ना कुछ डेवलप कर जाते हो। तो आप, क्योंकि हम पाकिस्तानी या नेट या यहाँ पे हमारे अफगानी भाई भी बैठे हुए हैं, तो हमारी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं है इंग्लिश। तो बेसिकली हमारे जहन में शायद बहुत अच्छा आइडिया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके जहन में बहुत अच्छा आइडिया और वो आप लोग लिख पाए। तो एटलीस्ट 2-2 बंदे या 3-3 बंदे मिल के अगर एक पेपर पब्लिश कर ले तो मेरे जितना ख्याल है कि आराम से आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प आप लोगों को हो सकती है। हाँ, मेरे लायक कोई हेल्प चाहिए हो तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सब्जेक्ट खत्म कर लूँ और गायब हो जाऊं। मेरा ईमेल एड्रेस, सारी चीजें आप लोगों के पास है, डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को कोई कभी भी जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा, कोई मसला नहीं। रिसर्च क्वेश्चंस बी नीदर टू ब्रॉड और टू नैरो, ना बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए ना बहुत ब्रॉड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे भाई ने एक बात की है कि मैंने वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना, तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आप वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में क्या करना चाह रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स पे काम करना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब HR प्रैक्टिसेस, तो HR प्रैक्टिसेस में मैंने कुछ सवाल दानिश से किए हैं, तो अगर वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर जाता तो मेरे जितना ख्याल है कि वो अच्छा पेपर पब्लिश कर जाएगा, और अगर नहीं करता तो शायद उसका स्कोप बदल जाए, वो HR प्रैक्टिसेस को या किसी और चीज के साथ कंपेयर कर ले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिमेंबर
जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. वी कैन नॉट आंसर ऑल द रिसर्च क्वेश्चन दैट अकर्स टू अस. 3 or 4 may be enough. We therefore have to select from the possible research. लेकिन यहाँ पे मैं एक बात मैंने पहले भी की है, आप लोगों के मॉडल पे डिपेंड करता, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 में भी इनफ की बात मैंने सिर्फ और सिर्फ डेजर्टेशन को मद्देनजर रख के की है. तो आप लोग अगर प्रपोजल बना रहे हो तो 4 क्वेश्चन इज वेल इनफ, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी पीएचडी में ऑलमोस्ट 6 रिसर्च क्वेश्चन है. तो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप लोगों की एमएस को डिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी है. तो कम से कम ये तो होना चाहिए आप लोगों के पास. We therefore have to select from the possible research question at which we arrive. ठीक है, जो कि आप लोग कंक्लूड करते हो. एक मिनट. रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पे एक ने सवाल किया, रिसर्च क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं होते, लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की तरफ या एम्पिरिकल स्टडीज की तरफ जाए, हाँ मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. अगर जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी स्टार्ट में कहा, शायद वो पैराग्राफ की स्टाइल में उसने डिफाइन किया हो, शायद उसने मेरी तरह रिसर्च क्वेश्चन को ही डिफाइन किया हो. तो ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है आपके अपने इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन में ही लिखा होता है कि भाई रिसर्च क्वेश्चन क्या चीज है और किस पे वो काम कर रहा है. तो ये डिपेंड करता है. अच्छा, we should be guided by the principle of that research question. We should be related to one another. आप लोग कैसे इंटीग्रेट करते हो? अब इंटीग्रेशन का मतलब एक ए वेरिएबल का बी पे कैसे इम्पैक्ट है और बी का सी पे कैसे इम्पैक्ट है, थ्रू प्रॉपर डेफिनेशंस, थ्रू प्रॉपर लिटरेचर, थ्रू प्रॉपर थ्योरीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरीज का वर्ड मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, शायद वो आप मैनेजमेंट साइंसेस के हैं, शायद वो आप इकोनॉमिक्स के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, थ्योरी इज मैंडेटरी. भाई आप लोग अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आप लोग कह रहे हो कि इसकी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है, तो थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन का मतलब थ्योरी ही है. आप लोग लिटरेचर में इजाफा कर रहे हो, तो कौन सी लिटरेचर में या कौन सी थ्योरी में इजाफा कर रहे हो. यहाँ पे ये क्वेश्चन अब अरेज होता है कि अगर मैं एक वेरिएबल उठा लूं और उसके तो डिफरेंट किस्म के थ्योरीज भी आ जाती हैं. हाँ, थ्योरीज डिफरेंट किस्म की भी आती है. आप कौन सी ऑप्ट करते हो, आप लोग अपना स्कोप देख लेते हो. आप लोग देखते हो कि भाई मैंने कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं, और फिर आप लोग एक्सेल शीट खोलते हो और वहाँ पे मैंने थ्योरी का जो हेडिंग दी हुई है, थ्योरी की हेडिंग मैंने दी हुई है, आप लोग वो सर्च करते हो, वहाँ पे देखते हो कि रेलेवेंट थ्योरी कौन सी यूज हो रही है इस टाइम रिसेंट पेपर्स में, वहाँ से आप लोग ऑप्ट करते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Where there is some legitimate doubt over the existence of objective facts, be cautious, use perceptions of perceived effectiveness. ठीक है. अब to certain या कुछ actionable verbs आप लोग यूज करते हो. अब मैंने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हाउ टू, अब कुछ रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव इस किस्म के होते हैं कि स्टूडेंट ले आता है, कहता है कि हाउ वन वेरिएबल इफेक्ट अनदर वेरिएबल. तो यहाँ पे देखें कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में व्हाट का वर्ड इस्तेमाल होता है, या ऑब्जेक्टिव्स में टू सर्टेन या टू इन्वेस्टिगेट, इस किस्म के वर्ड्स, एक्शनेबल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं. तो ये बहुत मैंडेटरी होता है कि आप लोग देखेंगे भाई कैसे कौन से वर्ड्स मैंने ऑप्ट करने हैं, क्वालिटेटिव के लिए कौन से वर्ड मैंने ऑप्ट करने हैं, क्वांटिटेटिव के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग सिंपल एज दैट कि भाई आप लोग कौन सा रिसर्च क्वेश्चन उठा रहे हो, उसको आप लोग कैसे स्पेसिफाई कर रहे हो. डेवलपिंग जर्नल फोकस रिसर्च क्वेश्चंस, यहाँ पे एग्जांपल मैं दे चुका हूँ. या एग्जांपल के तौर पे अगर दानिश का टॉपिक उठा लें, या यहाँ पे दूसरे भाई ने भी बात की है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की. तो बेसिकली एक जर्नल टॉपिक है. जर्नल टॉपिक, अब आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, आप किस को टारगेट करोगे, आपका रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली क्या है.
तो यहाँ पे मैंने एक 2 दिया हुआ है कि जॉब रिक्रूटमेंट बाय इंटरनेट, ये रिसर्च आइडिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन 2 प्रोड्यूस किए हैं। कैसे, हाउ इफेक्टिव इज रिक्रूटमेंट फॉर न्यू स्टाफ वाया द इंटरनेट इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल मेथड्स। यहाँ पे बेसिकली अगर ये रिसर्च आइडिया मैंने लिखा हुआ, ये मेरा एक पुराना Excuse me, research, जी जी can we go back one slide please? ओके जी हाँ सर, सर इसमें ये symptoms, potential issues, अच्छा low customer service rating, अच्छा इसकी समझ नहीं है सर। अच्छा मैं दोबारा से करवा देता हूँ। स्टार्टिंग विद अ सिम्पटम मे लीड यू टू पोटेंशियल इश्यूज, ठीक है, एंड देन इनटू अ रिसर्च क्वेश्चन। सिम्पटम वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है या एचआर प्रैक्टिसेस है। मुझे एक चीज, मैं एक फर्म में काम कर रहा हूँ, एक फर्म में एक रिसर्च क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि अब इसको भी छोड़ दे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप लोग मेरे से पूछे, आप लोगों ने या आप लोगों को कभी भी ये आप लोगों ने कभी भी ये सवाल मेरे से नहीं किया कि आपका यानी आपने नॉलेज मैनेजमेंट पे या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में पीएचडी की है, तो बेसिकली यानी ये व्हाई नॉलेज मैनेजमेंट, व्हाई नॉट अदर वेरिएबल्स, कभी भी ये सवाल जहन में आया? नहीं सर अभी नो सर। अच्छा, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट या एचआर प्रैक्टिसेस, मैं सिंपल इज दैट, अगर मैं पेपर पढ़ता हूँ या मैं डिसर्टेशन पढ़ता हूँ तो मैं सिंपल देखता हूँ कि इसकी यानी बहुत अच्छी या कैसे प्रेजेंट की है उसने, व्हाई दिस वेरिएबल, व्हाई नॉट अदर वेरिएबल्स। अब आप लोग ये क्वेश्चन भी तो कर सकते हो कि आपके मॉडल में इंटरनल मार्केटिंग है, व्हाई नॉट अदर वेरिएबल्स, ठीक है। अब सिम्टम्स, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है एचईआईज में, क्योंकि एचईआईज बेसिकली नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो मैं इससे थोड़ा सा इंस्पायर हूँ कि भाई नॉलेज कैसे क्रिएट हो रहा। मैं एक दफा बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि भाई मैं एक सिम्टम उठा लूं। कैसे सिम्टम कि भाई मैं एक क्लास में गया हुआ था और वो बार बार इसकी बात कर रहा था कि हाउ टू पब्लिश अ पेपर। इसकी बात कभी भी उसने नहीं की है कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू, हाउ टू राइट अ रिसर्च मैथोडोलॉजी, हाउ टू राइट अ डिस्कशन एंड कंक्लूजन या एनालिटिकल पोर्शन। तो बेसिकली मुझे यहाँ से एक डेवलप हुआ कि भाई इसको उस बेस का नॉलेज, फिर मैंने क्वेश्चनिंग किया, रिफाइन किया, तो मुझे एक चीज सिम्टम मिला कि भाई नॉलेज मैनेजमेंट। लेकिन नॉलेज मैनेजमेंट के साथ क्या चीज देखनी थी मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ही देखता हूँ कि भाई एचईआई कैसे एक्सेल करती है इस फील्ड में। अगर नॉलेज मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए तो इसका कोई इम्पैक्ट है उस पे कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे। फिर उस सिम्टम को मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। कैसे कि भाई मैंने लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू किया, लोगों के साथ मतलब एक्सपर्ट्स के साथ। तो एक्सपर्ट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई इसके साथ कोई इनेबलर ले लो, क्योंकि केएम प्रोसेसेस की एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं। केएम प्रोसेसेस इज जस्ट लाइक अ साइकिल, ठीक है। आप लोग साइकिल ले लेते हो, आप लोग सामने खड़ी कर देते हो और आप लोग देखते हो सुबह शाम के भाई ये चलेगी नहीं, वो कभी भी नहीं चल सकती अनटिल एंड अनलेस उसका कोई ड्राइवर अवेलेबल हो। गाड़ी कभी भी खुद नहीं चलती है जब तक उसका ड्राइवर अवेलेबल ना हो। ड्राइवर उठाता है चाबी घुमाता है और फिर लेके जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट करे चाहे जो भी करे, लेकिन चलने के लिए ड्राइवर का होना जरूरी है। तो केएम प्रोसेसेस बजाते खुद कुछ नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर कोई इनेबल ना करे उसको। लेकिन प्रोसेसेस, नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेसेस के लिए बैरियर्स भी है, बैरियर्स की बात भी हो चुकी है। तो बेसिकली सिम्टम तो आया, लेकिन सिम्टम को इंप्रूव करने के लिए मेरे पास डिफरेंट आइडियाज आए हैं कि भाई मैंने कैसे उसको इंप्रूव करना है। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, एचआर प्रैक्टिसेस है, एचआर प्रैक्टिसेस के साथ मैं क्या ऐसी चीज देखूं कि भाई रिसेंटली मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंपेयर करूं। पोटेंशियल इश्यूज, ट्रेनिंग इज एन एडिक्वेट, ठीक है। अब आप लोग देख लें कि कोई पोटेंशियल इश्यूज है अपने फील्ड रिलेटेड, या अब मैंने एक फील्ड रिलेटेड एक पोटेंशियल इशू की बात की है। अब नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेसेस के लिए पोटेंशियल इशू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आप एम्प्लॉइज की अच्छी करते हैं, ऑफ कोर्स वो नॉलेज क्रिएट भी करता है, यूटिलाइज भी करता है। लेकिन अब आईटी सेक्टर में आप लोग ये कभी भी नहीं कह सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन लीकेज का मसला हो जाता है।
रिसेंटली मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि भाई कैसे इंफॉर्मेशन लीकेज को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करें तो बेसिकली वो तो अगर आप आइडिया ने आपने अपना आइडिया किसी के साथ शेयर कर दिया तो ऑलमोस्ट उसने कर दिया, सॉफ्टवेयर उसने डेवलप कर दिया, तो यहाँ पे तो आइडिया लीकेज हो रहा, तो आप ये कभी भी इससे एग्री नहीं करोगे, लेकिन आप यहाँ पे HEIs के अंदर एग्री करोगे इससे। तो पोटेंशियल इश्यूज भी होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, सिम्टम्स भी होते हैं, और उसको कैसे आप लोग फिर लेके आते हो रिसर्च क्वेश्चन में, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस कस्टमर रेटिंग्स, ठीक है ना। तो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत डिपेंड करती है आप लोगों के टॉपिक पे कि भाई आप लोग कैसे पोटेंशियल इश्यूज को उठाते हो, कैसे सिम्टम्स को उठाते हो, कैसे रिलेट करते हो, कैसे को रिलेट होता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ गई है? यस सर। सर नमाज का टाइम है? नहीं, बस मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं आगे डिस्कस करने के लिए। अगर जी आप लोगों सर। का कोई सवाल है तो मैं सवाल एंटरटेन करूंगा, आगे आप लोग पढ़ ले, क्योंकि मैंने सिंपल एग्जांपल्स ही दिए हैं, मैंने कुछ और नहीं किया जी हुआ सर। इसमें, ठीक है। और लास्ट सर में हमने मैं तो क्लास सर हमने तो क्लास लेट टाइम अटेंड किया क्योंकि सर लैपटॉप के साथ पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा था, कोई मसला नहीं, कनेक्ट नहीं मैंने होता सर। रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ ले। सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी जैसे कि आपके पेपर से हम इससे रिलेटेड बात करने, तो इसमें आपका सिम्टम्स क्या होगा? मेरे सिम्टम्स बेसिकली यही थे कि मैं इनेबलर किसको लूंगा, और पोटेंशियल थ्रेट भी यही था कि अगर मैं इंटरनल मार्केटिंग को लूंगा, कल को मेरे से अगर रिव्यूअर ने ये पूछा कि केएम प्रोसेसेस के साथ इंटरनल मार्केटिंग का क्या काम है, तो ये बहुत बड़ा मैटर कर रहा था। लेकिन मैंने इंटरनल मार्केटिंग के ऐसे फैक्टर लिए कि वो बेसिकली इंफॉर्मेशन रिलेटेड थे। अब इंटरनल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आप करते तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली कभी कभी आपके सिम्टम्स आपके पोटेंशियल थ्रेट भी बन जाते हैं या पोटेंशियल इश्यूज भी बन जाते हैं। तो अगर पोटेंशियल इशू है या थ्रेट है तो बेसिकली फेवरेबल कंडीशन भी है, क्योंकि वो बेसिकली गैप ही है, क्योंकि और उन्होंने काम नहीं किया होगा उस पर। नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन की बात अगर आप लोग कर ले तो अच्छा ठीक है, मैंने मीडिएटर लिया हुआ है नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन, लेकिन आप लोग किसी भी स्टडी में उठा ले तो वर्कर या जॉब सेटिस्फैक्शन की बात हुई है, नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन की कभी बात ही नहीं हुई थी। लेकिन अगर आप लोग मेरा पेपर पढ़े तो उसमें मैंने ड्रकर हेस्बर्ग की थ्योरी उठाई हुई है, 1966 और 67 की थ्योरी है ये, ठीक है। हेस्बर्ग ने कहा कि दो किस्म की मोटिवेट सिम्टम्स फिर मैं गया हूं और पोटेंशियल इश्यूज की तरफ गया हूं। सिम्टम्स और पोटेंशियल इश्यूज को मैं डिफाइन कर चुका हूं अपने लिटरेचर में, लेकिन उसका क्रक्स मैं बता दूं। हेस्बर्ग थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय के हाइजीन फैक्टर इंप्रूव कर ले और मोटिवेटिंग फैक्टर इंप्रूव कर ले तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाता, ठीक है। उसने ये स्टेटमेंट दी थी और इसी स्टेटमेंट के बेस पे मैंने नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन की थ्योरी डेवलप की है इन्हीं पेपर्स में, इससे पहले वाले पेपर्स में और इन्हीं पेपर्स में। और आप लोग देख सकते हैं कि उसको ड्रकर ने कैसे डिफाइन किया, कैसे, क्योंकि अगर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है, मैं आपकी सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कर जाता हूं, तो भाई आपकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट इंप्रूव हो गई है। तो अगर इंप्रूव हो रही है तो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं, क्योंकि उसको जस्टिफाई करने वाले हेस्बर्ग और ड्रकर की थ्योरी है। ड्रकर ने 1998 और 1999 में बात की है, चैलेंजेस इन मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी, और हेस्बर्ग की थ्योरी बहुत वेल नोन थ्योरी है, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पेपर में और बुक में भी देख सकते हो कि कैसे हेस्बर्ग की थ्योरी ने काम की है। एक्सक्यूज मी सर, हेलो जी जी हेलो हेलो। सर, ये सिम्टम्स जो है ना, ये बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है सिम्टम्स, आप फॉरवर्ड लिंकेजेस भी ढूंढ सकते हो। सर अब अगर मैं आपको बताता चलूं कि
what are the forward and backward linkages of your research paper? So what are मेरे बैकवर्ड लिंकेजेस ये हैं या बैकवर्ड सिम्टम्स ये हैं कि मैंने थ्योरी जो डेवलप की है, मेरे बैकवर्ड लिंकेजेस में हेज़बर्ग की थ्योरी है और मेरे ड्रकर की थ्योरी है, ठीक है। और कुछ कियांटो के पेपर्स हैं, 2016 के पेपर्स हैं, जो कि कह रहे थे कि भाई नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन पे बात होनी चाहिए, ठीक है। ये बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। फॉरवर्ड लिंकेजेस जो कि मैं फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में छोड़ चुका हूं लोगों के लिए, लेकिन नॉर्मली मैं उस पे पेपर भी कुछ पेपर पब्लिश कर चुका हूं, और उस पेपर की बेस पे मैं ये कह रहा हूं कि भाई नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन की जगह नॉलेज वर्कर एफिकेसी होनी चाहिए, या नॉलेज वर्कर एफिकेसी होनी चाहिए, या नॉलेज वर्कर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। कि भाई उसको मैं देखूं कि भाई नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन, नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेसेस और नॉलेज मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बीच में एज अ मीडिएटर काम करे। तो ये फॉरवर्ड लिंकेजेस मैंने छोड़ दिए लोगों के लिए। बैकवर्ड लिंकेजेस तो मुझे पता है ऑफ कोर्स, यानी मैं ड्रकर की थ्योरी और हेज़बर्ग की थ्योरी उठा रहा हूँ, लेकिन फॉरवर्ड लिंकेजेस मैंने लोगों के लिए छोड़ दिए। हाँ, लोगों के लिए नहीं, मैंने उस पर 1-2 पेपर पब्लिश कर दिए। हाँ, नए पेपर्स में अगर शेयर करूंगा तो उस पे मैंने पेपर पब्लिकेशन नहीं की है, आप लोग देख सकते हो इस पे। लेकिन इसमें से भी कुछ वेरिएबल्स पे मैंने पब्लिकेशन नहीं की है, तो आप लोग देख सकते हो, उस पे सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप लोग अगर इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ये भी उठा सकते हो, आप कर सकते हो अपनी स्टडीज के लिए। सर जी सर, ये हमने स्कॉलर पे पेपर स्टडी की है ना, उसमें बहुत सारे वो आप लोगों ने, अब सर वो आपने वो ऐसा शीट दिया था ना, उसके लिए हमने स्टडी किया था जी। लेकिन सर अब हम आपके पेपर पढ़ते हैं तो वो उसमें हमें समझ आ जाती है ना, हर चीज़ उसमें मेंशन हो जाता है। क्योंकि वो लेकिन पाकिस्तानी जब का हमें पेपर उस आप पढ़ पर रहे ना सर, तो जब उसमें पढ़ते हैं तो सर वो बहुत मुश्किल होता है सर, उसमें कुछ चीज़ें फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपको कम से कम 15 या 10-15 पेपर्स तक आपको मुश्किलें होंगी, ठीक है। अगर आप 10-15 पेपर पढ़ जाते हो, आपको आराम से पता लग जाएगा। आप एक पेपर की बेस पे जजमेंट ना करें, या 5-6 पेपर्स की बेस पे जजमेंट ना करें, ठीक है। आपको आराम से सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। एब्स्ट्रैक्ट अगर मेरे वाले में स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है, मेरे वाले में स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है, एल्सवेयर में आपको अनस्ट्रक्चर्ड मिलेगा, लेकिन बेसिकली होंगी यही चीजें, उसी में भी यही चीजें होंगी। या कभी भी नहीं कह सकते हो कि यानी या अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है और इसमें ये चीजें नहीं थी, नहीं, सवाल पैदा नहीं होता है, सेम होती है सारी चीजें। लेकिन हमारा बेसिकली ये होता है कि हम 4 लाइनों में बात कर रहे होते हैं, एक नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर जो होता है वो 1 लाइन में बात कर रहा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली समझे पेपर को, तो क्या क्या है सर मैं अभी, मेरा भाई है सर, वो भी पीएचडी स्कॉलर है, वो साइंसेस में प्रोफेसर है इंग्लिश का। अच्छा, मैं उसके साथ भी बैठ गया तो वो भी उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं अकेला बैठ गया तो उसमें तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं। कोई मसला नहीं है, ये हम सब फेस करते हैं, या चाहे आप पीएचडी करें चाहे एमएस करें, आप सब फेस करती हैं, बहुत नॉर्मल सा इशू है। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। आप कभी भी, अब आप अगर अपने भाई के साथ आप अपने आप को कंपेयर करें या मेरे साथ कंपेयर करें तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। रीजन ये है कि क्योंकि आपके स्टेज से मैं भी गुजरा हूँ, खुदा की कसम, मैं बैठ के मैंने कम से कम, मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा, मैं क्योंकि मेरे चाइना वाले ऑफिस में लैपटॉप में है, सॉरी डेस्कटॉप कंप्यूटर में है, इंशाल्लाह मौका मिले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें मैंने 923 पेपर्स भरे हैं। यू वोंट बिलीव इट, 923 पेपर्स। मेरा जितना ख्याल है कि आप कहेंगे कि यू आर गॉन इनसेन। ये तो बहुत ज्यादा। मैं आपके साथ वो एक्सेल शीट भेजूंगा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह। मैं बस सिर्फ और सिर्फ इसका वेट कर रहा हूँ कि फ्लाइट्स खुलते। तो मैं आप 923 पेपर्स मैंने खुद भरे हैं, और यकीन करें कि मैंने अगर पब्लिकेशन की है तो मैंने यानी बहुत ज्यादा रगड़े खा के पब्लिकेशन की है। लेकिन आजकल इस हद तक मैं पहुंच चुका हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि मैं यानी पेपर भेजता हूँ जर्नल में, वो टेबल रिजेक्ट नहीं होता, वो रिव्यू में चला जाता है विद इन 2 और 3 डेज। बेसिकली आप क्या करते हो कि आप लोग पढ़ते हो, मैं आप लोगों को इसीलिए पढ़ाने की तरफ लेके आ रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 5-6 पेपर्स पे या 10-15 पेपर्स में अपने आप को जजमेंटल ना करें, कंजर्वेटिव ना सोचे, क्योंकि हम सब इंसान हैं। माँ के पेट से कोई पीएचडी करके नहीं आया। मैं ये कतई नहीं मानता हूँ कि कोई कहता है मैं पब्लिकेशन नहीं कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, लेकिन ये कि कम से कम एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए
दिन में थोड़ा सा काम करें, एक पेपर पढ़ ले, 2 पेपर पढ़ ले, क्योंकि हम सब के अपने डोमेस्टिक मसले भी हैं, तो कंपैरिजन बंद कर दें। जिस टाइम कंपैरिजन बंद हो जाता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वो एक्सेल शीट सर मैंने बना दिया और भाई ने मुझे कहा कि पर मुझे दिखाना, वो मैंने जो मुझे समझ आ रहा था मैंने उसमें कर दिया, लेकिन शर्म की वजह से भाई को भी नहीं दिखाया, क्योंकि उसमें कुछ समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ न कुछ है। कुछ मसला नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम सारे इम्प्रूव करते जाएंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में इसीलिए दिया, स्टार्ट में नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने स्टार्ट में इसीलिए दिया क्योंकि एक तो हम वेबिनार सा कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन सेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ अगर आप लोगों के टॉपिक्स भी निकल आए आखिर तक, तो मेरा जितना ख्याल है कि आराम से आप लोगों का अगर प्रपोजल निकल जाए तो कुछ ना कुछ दुआएं मुझे भी लग जाएंगी और काम भी निकल जाएगा आप लोगों का। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, जी हेलो सर, मैंने जो है ना ज्यादातर रिसर्च पेपर जो पढ़े हैं ना उसमें वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है ना सर वेरिएबल है। क्वालिटेटिव अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटेटिव भी अवेलेबल होंगे। आप लोग अगर वेरिएबल बदल ले तो क्वांटिटेटिव भी अवेलेबल होंगे। क्वालिटेटिव अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन नॉर्मली मैं एमएस के स्टूडेंट को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ इस स्टेज पे कि क्वालिटेटिव करे, रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अपनी कैपेसिटी और आप लोग कह सकते हो और चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लो। अगर नहीं कर सकते और बाद में आप लोगों के 6-7 महीने इस पे लग जाए और फिर 6-7 महीने आप फिर टॉपिक बदल के क्वांटिटेटिव पे आए, तो मेरा जितना ख्याल है कि आप लोग अपने साथ ज्यादती करो, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर 6 और 6 मिला ले तो आपका 1 साल जाया हो गया। और कोई? हेलो सर। हेलो जी। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है ना सर, ये इसमें वेरिएबल होते हैं? क्यों नहीं होते भाई? वेरिएबल पे ही काम हो रहा होता है सर, लेकिन इस पर हमने तो ज्यादातर जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो स्टडी किया है, तो उसमें मॉडल भी नहीं होते। मॉडल तो क्वालिटेटिव में तो मॉडल नहीं होता। क्वालिटेटिव में ये होता है कि एक वेरिएबल को लेके या तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होता है उसका, और या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसके देखे जाते हैं कि भाई इसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोज एंड कॉन्स क्या है, या एक किस्म की केस स्टडी हो जाती है। जी फिर इसमें रिजल्ट कैसे आता है, फाइंडिंग्स क्या होती है? बिल्कुल यही उसके बेसिस पे फाइंडिंग। सर उसमें क्वेश्चनियर भी मैंने जो पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चनियर भी नहीं होता। तो क्वालिटेटिव में क्वेश्चनियर होता ही नहीं है। क्वालिटेटिव बेसिकली आप क्वालिटेटिव कर रहे हो, आप लोग एक वेरिएबल उठाते हो उसका लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हो, तो उसमें आपको क्वेश्चनियर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग एक वेरिएबल उठाते हो, उसका आप फर्ज करें इंटरनल मार्केटिंग उठा ले, और इस इंटरनल मार्केटिंग को मैं देखता हूँ कि भाई HEIs में इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और प्रीवियस लिटरेचर्स में क्या कहा गया था, और कौन कौन से लिटरेचर्स में कहा गया था, कौन कौन से डेटाबेसेस में ये यूज हो चुका, और फिर मैं उसके बेसिस पे अपनी फाइंडिंग्स देता हूँ। तो ये बेसिकली इंटरनल मार्केटिंग मैंने सिंपल उठाया और उसका लिटरेचर रिव्यू कर दिया, और स्पेसिफिकली एक सेक्टर में कर दिया, और उसके बेसिस पे मैंने फाइंडिंग्स दे दिए। तो इसमें तो ना मॉडल है, ना मैंने कभी इसकी बात की क्वेश्चनियर की, या मैंने सेकेंडरी डेटा की बात की है, इसमें कभी भी कुछ नहीं होता। हाँ, क्वांटिटेटिव स्टडीज में होती है। इंटरव्यूज भी नहीं होते हैं क्वालिटेटिव में जी। और कोई सवाल आप लोगों का? एक्सक्यूज मी सर। जी sir, coming week, next week, if you provide the in your lecture that you have to discuss about the types of research like qualitative, quantitative, empirical, non-empirical. It means if I want to read the research, so how can I identify this is qualitative, this is quantitative, this is empirical, this is unempirical? Basically, so that will be. If you are talking about empirical, non-empirical, or like qualitative, quantitative, it's been discussed earlier. Second, I've provided some books on Creswell as well as Omar Sikaran. I've provided Robert books. See, okay. You can see what is qualitative, what is quantitative in a Creswell book.
and I've discussed that earlier. If you got any questions, so I can rectify it. If you are asking me again and again, I will rectify it. But before like going into a deep discussion, so you can have a look onto the Creswell book, I guess. It would be much great. Last week I was absent, sir. That's why. It's okay. It's okay. You can go through these slides. If you are going to have that book, like Hamid, I guess Hamid shared that with you guys, right? Don't tell me no. Hamid, yes, sir. आपने शेयर किया? जी सर, मैंने बार-बार शेयर किया है. मेरा ख्याल से सारे स्टूडेंट्स के साथ मौजूद है. Thank you. Danish, he already shared that book, so you can go through it. If you got any questions, so you can ask anytime. Okay. And one more thing, sir. Okay. My topic about my topic is a comparative about HER, sir, practices. Sir, basically, I have seen many papers, but sir, it means I have to find the sources. Of course. That is mandatory part of your research. But I have to see or study the paper of each, like Afghanistan and Pakistan. No, it doesn't mean like practices of Afghanistan. No. If it already been published on Afghanistan and it already been published in Pakistan, so there is no novelty in your paper. You can go through like a contextual paper, like published in America, published in UK, published in some other country, China. But the thing is like how you are going to compare Pakistan and Afghanistan, and what are those variables which you are comparing in Pakistan and Afghanistan in a specific sector? That is much more important. So you have to find that source. What the variables? The variable I'm talking about the condition or the safety of what laborers during the construction. Okay, but the thing is like who said that you have to check that? You have to find that specific source. Okay. In case if I don't have a source, it means I say that I. No, you can make a source then. Like I've already talked about explicit or implicit gaps. How you are going to make a source, like you can link one of your study with like A with another study, B with another study, like A said this, B said this. So in a C, I'm doing this kind of study. So you have to make a proper link. Okay, sir. Thank you. And if you got any question related to your topic, so just you can text me. I will. Okay, thank you. I will manage it with you. Don't worry. Excuse me, sir. Thank you so much. G. Just sorry, sir. Sorry, sir, so the come slides दी ना? G. Lecture 1 वाला तो lecture 4 पूरा. I think the lecture 4 G. I mentioned come discussion. Sir, the slides you can see the so the yo source na gisti. I mean the yo book na the kadi kana different. Da basically zakhpala jodo ma. Singa jodo ma. There different books हुए ma. और different books की चिस्ली कली दी और उससे समाख्पल expertise दी देता है. नो zakhpala jodo हम दाशे. No basically मतलब सर books की availability तक का शेयर है. तासु का books compare कई दी सारे books के तक का शेयर लिखली भी. तो basically मतलब मैं सर दारी जी हाँ सर sorry जी दा उम्र करंट चिकम book देगा ना सर जी कम course content सी पाई किम तासु कम topics वर्कड़ी दागी ता तासु द book कलम के उम्र करंट जिक्र करे ज़्यादा नो सर का पदे topics वाने तासु slides ना इलावा मतलब दा कम discussion तासु slides लिखड़े रहे या तासु lecture ने इलावा कमुंगा आगा book study को और साला मतलब दारे के पेपर भी याद आ गई नोमंग पे कि आगा टच और पुलिस करना या जरूरी उम्दा दा सासुरा साइट्स वाले हाँ basically ज़्यादा दी और डेर आसान जवाब दरकम ज़ कलम दा स्टूडेंट ताने में माता दा रटेश है उली का माता यानी दावी ची simple लका what is variable लका यो normal होंती यो आगा दे question दे माँ पति बांधे पूरी कच्ची माँ दा नस्से तपोस करे दे चाहे तदा उमा से करान न clear क्या माँ तुम्हारा Creswell ना clear क्या या any other book
ټیک ده اومه سکران بیسیکلی ما پدې لیکل دي ځکه چې دا ډېر بیسیک بوک دی نو پدې باندې تاسو پوه شئ تاسو تا ویلې شئ any book چې تاسو ته کم یو لکه د دې دریو نه علاوه تاسو ته ملو شي ډېر ښه بوک وی لکه تاسو وایي چې یاره زه د دې سورس ورکولی شم او کم از کم پبلشر یې ښه وي میک شور چې پبلشر ډېر ښه وي ټیک ده که نه تاسو هر یو بوک ویلی شئ ما ته د دې هېڅ مسله نشته چې تاسو اومه سکران وایي تاسو سم وایي خو تاسو که اومه سکران وایي او تاسو که بل بوک وایي نو دا ټول بوکونه به تاسو ته همدک کوئ چې څه ما په سلایډس کې بیان کړي دي ځکه چې په دې باندې ما خپل پبلیکیشنز هم کړي دي او زه ریسنټلی پرونم یو ویبینار آی تھنک چا کړی دی چا نه کړی ډاکټر فواد لطیف باندې ما یو هغه کړی زه اکثر جرنلز ایډیټرز سره ویبینارز کوم څنګه زه انوایټ کما نو تاسو که انټرسټډ یې تاسو هغې ته هم راتلی شئ زه به تاسو سره لینک اکثر شیر کوم ریسنټلی زما یو پلان دی چې زه یو بل ایډیټر سره خبرو کوم هی از فرام جرنل اف نالج مینجمنٹ ایډیټر دی د هغې نو دی بیسیکلی میکسیکن دی نو مال کا هغې زه انوایټ کوم او هغه ووایي چې یاره لکه په نالج مینجمنټ کې څه نن سبا ایکسپرټیز پکار دي او کم ډایمنشنز باندې نو په دې باندې خبره نو دا خو بیسیکلی ریسرچ داسې شی دی چې تاسو یو بک سپیسیفای کولی نه شئ اومه سکران بیسیکلی ډېر بیسیک بک دی نو ځکه ما په اومه سکران تاسو کرسول ما تاسو ته رالیږلی 2018 ایډیشن دی نو تاسو دام سایټ کولی شئ ما ته هېڅ مسله نشته دی کې دا بس هغه دی چې ځان کلیر کوي چې ابجیکټیو څه ته وایي کوېسچن څه ته وایي دا شی کلیر کول پکار دی باقي لکه ریزنینګ خو تاسو خپله کولی شئ خو اومه سکران هم هغه رنګې لیکلي دي که نه یس اصل کې مطلب خبره دا ده چې د ایم ایس یا ایم فل لیول باندې چې کوم سټوډنټس دي که نه زیاتره سره زما نو هغه ټول مطلب دا چې څوک اون جاب دي څوک د چا فیملیز دي زیاتره که نه سر نو هغې سره هغه ټایم کنسټرینټس هغه فیکټر بیا ډېر زیات وي بس که زما لیکچر باندې تاسو خبره کټ کوم ما ته پته ده چې تاسو څه ویل غواړئ خو تاسو که زما په دې لیکچر باندې پوه شئ ما سره دلته ډسکشن تاسو په هر ټاپک باندې کوئ چې یاره ریسرچ کوېسچن تاسو په دې باندې پوه شئ نو زما څومره خیال دی دیټ از مچ مور انف ځکه چې یو پیپر یو تھیسز او د هر څه لیکلو دپاره همدغه ټاپک دي که نه خو دا ځان سره بس سیو کوي په دماغ کې او ریفرنس بک که تاسو ګورئ ډېر ښه شی دی هغه اومه سکران وګورئ بیسک بک دی ځکه چې تاسو وایئ چې ټایم کنسټرینټ وي او لکه ډېر ایزي بک وي تاسو هغه کتی شئ که څوک بل څوک وایي چې یاره زه بل بک کتل غواړم کرسول دی وګوري ځکه کرسول سایټ کېږي هم ډېر زیات موسټلی سایټډ بک دی موسټلی سایټډ بک دی ځکه کرسول دا لکه عام نوم نه دی ډېر یعنی ډېر کنټریبیوشن دی د دې نو دا بک هم کتی شئ لکه هغه لیک غونتی اډوانس لیول دی بیا نو دا تاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو کم یو بک ګورئ سر دا دواړه بک خو حمید څه تاسو شیر کړي دي که نه سر ټول ما بک شیر کړي دي صحیح ده تھینکس زه به نن بیا شیر کوم خیر ګروپ کې به کلاس نه بعد زه بیا ټول بک شیر کوم او دومره وکړئ چې لکه تاسو اوس نه ریسرچ سټارټ کړئ ریسرچ څنګه سټارټ کړئ پهله په دې باندې وګورئ چې یاره زه څه کار کول غواړم دا آئیډنټیفای کړئ دا ډېر ضروري شی دی ځکه بجای د دې نه چې تاسو لاست سمسټر راشي او په لاست سمسټر کې تاسو ته وایي پروپوزل یې راوړئ او په اخره کې بیا تاسو یو بل پسې منډې وهئ چې یاره په څه باندې پروپوزل نو هغه دومره رش کې تاسو پروپوزل ورکړئ چې تاسو نه ټولې غلطیانې شوي وي او که هغه ایکسپټ شو سبا درته ډیټا نه میلاوېده نو دا به ډېر غټ مسله کې ګیر شي نو ډېر مخکې نه پلانینګ وکړئ چې یاره زه به خپل ایم ایس سره څه کوم ځکه چې یو آر ناٹ ا نارمل سټوډنټ leave what you have done in your bachelor's بس چې څه شوي دي هغه شوي دي دا اوس ایم ایس لیول دی دې کې لکه تاسو دا نشئ کولی چې یار آپ لوگوں میں سے کوئی پی ایچ ڈی کرے گا اس کے بعد یس سر ہاں صرف ایک ہی کرے گا یا اور انہیں ویسی ڈگری اٹھانی ہے Excuse me, sir. سارے کریں گے. اچھا سر دا بازي مرګري وای کنه سر چې موږ ته صرف لکه د ډیګري په کار ده کنه مخکې لکه تاسو څنګه د پی ایچ ډي ذکر وکړو جی هغه وی چې داسې یو آپشن هم کې دي چې مطلب ریسرچ پکې ونی شي هغه په ځای باندې آپشنل یو دوه پیپرې هغه پکې واغستل شي
نو لکه دا هم یو پوسیبিলিټي کې دي شي کنه سر ولې نشي کېدی خدا هغه دې رنګ سټوډنټ لپاره بیا مطلب دا شي زما په خیال هغه بیا دونه انټرست پنه لري نه په سبجیکټ کې او نه په د ټاپک کې آی تھنک سو بیسیکلی کا تاسو یعنی یو لاجیکل وی باندې وګورئ ټیک د کاغه وی چې زه تھیسیس نه کول غواړم زه پروپوزل نه کول غواړم زه پیپر یې پبلش کوم نو پیپر پبلش کول لکه یو خ پیپر پبلش کولو د لپاره کم از کم ستاسو پی ایچ ډی ډیزرټیشن وونته کار دی نه سر پیپر پبلشمنت خبره نه کوم سر هغه ټو آپشنل ایکسترا ټو سبجیکټس یادوم او کولی شي خو دا دی چې سبا لکه پی ایچ ډی کا داغه چرته موډ دا جوړ شي چې پی ایچ ڈی کوم نو بس بیا نه کیږي بیا خبره ختم شو جی हाँ फिर एक और ऑप्शन बस बन जाती है कि आप लोग अगर फॉरेन से पीएचडी करो लेकिन फॉरेन पीएचडी के लिए फिर आप लोगों ने 2 पेपर पब्लिश करने होंगे कोई हाई इम्पैक्ट के او سر بیا خبر هم دې دغه ته راځي بیا هم ریسرچ ته راځي بیا هم څه نشي کوله بهتره دا ده چې لکه دل اوس نه سوچو کوي کتا سو وایي چې زه ریسرچ کول غواړم سټیپس ټول سیم دي کتا سو انجینئرنگ के کوي تاسو په मैनेजमेंट साइंसेस के کوي کتا سو इकोनॉमिक्स के کوي मैटर ये करता है कि आपका टॉपिक कितना वर्दी है सर एज अ इंजीनियर सर मंगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट टॉपिक सर कोले शो रिसर्च د پاره रिसर्च د پاره هر هغه ټاپک کولې شي تاسو خپل سپروایزر سره ډیسکس کوي وګورئ چې څوک سپروایزر بکې دی شي تاسو ته اوس خیر نه دی پتا ځکه پهلا سمستر دی نیکسټ سمستر کې یا نیکسټ سمستر کې وتا تاسو درکې نو تاسو هغه سره کې نه یو ور سره هغه کوي خدا دې چې ریسرچ اني ټاپک باندې کې دی شي خدا په کار دی چې دا کم سټیپس دي ریسرچ کوېسچن شو ډیټا شو دا شیزونه دا ډیر منډیټری وي دا هر فیلډ کې منډیټری دی چې ډیټا به دا کم ځای نه علي Yes, sir. سر دا ریسرچ پیپر چې تاسو یې چې پبلیکیشن دی نو پی ایچ ډی د لپاره ریکوایرډ دي نو دا د تھیسیس نه پس کې دي شي یا تھیسیس نه مخکې مونږ کولی شو جی ګورئ زما که تاسو تاسو کوي نو ما د تھیسیس نه پیلا کړی دي خو ما سره ټولو کې غټ مسحب دا شوی دی چې زما خپل پیپر لکه زما غاړې ته پریوتی څنګه چې هغه پلیجریزم کې راځي زما تھیسیس اوس ځکه پیپر پبلش شو کنه خو پلیجریزم ته وځي کنه ها جی ټیک دی جی نو بس دا دی چې لکه تاسو د تھیسیس نه پاس هم کولی شئ که تاسو پلیجریزم زما غونتی ریموو کولی شئ ته بیا او لکه رائټینګ سکلز هم وي نو تاسو د هغې نه پهله پبلش کوئ خو که پهله پبلش کوئ یو ته پهله پبلش کوئ یو ته بعد کې پبلش کوئ نو لږ غونتی ورت به هم شي دا خو سر لکه اوس فرض که زموږ سره یو ماډل دی چې وای از ایکول ټو څنګه چې زموږ د ملګري ووایي چې وای از ایکول ټو بیټا ناټ پلس بیټا 1 ایکس اسې مطلب سو آن که نه جی نو په دې کې لکه اوس فرض که په بیټا 1 باندې زه مطلب دا دی په یو ویریبل باندې زه ریسرچ پیپر کول غواړم نو زما سره اووال تھیسیس نه کمپلیټ یا هغه آیډیاز باندې نو زه مخکې په دې کې تللی شم جی ولې نه خپل د ریسرچ خپل د ریسرچ فیوچر ریسرچ ډایرکشن اوچت کا کنه تھیسیس د پاره ټیک دی جی مام دا سکړی دي ما پہله یو پیپر پبلش کړو ٹھیک دا دا غیر ریسرچ ډایرکشن کې مې هر سولي کل چې ما کم تھیسیس کې کول غوښتل ها جی چیز کم ریلیونٹ نو یو 2-3 پیپر مې پبلش کړی دا غیر ریسرچ ډایرکشن مې روچت کړو خپل پروپوزل مې جوړ کړو نو پروپوزل کې مانه سوال تاسو کوي یو ایکسټرنل ایوالویټر نه استو نو هغه مانه تاسو کړو چې لکه تا دا هر څه کړی دي تا ته دا پته چې دا ولې لینک کیږي لګیا دي نو ما ورته ایمیل چې او پته ده هغه او د بل یونیورسيټي تاسو به نوم اوریدلی د چانه یو یونیورسيټي ده لکه ټاپ یونیورسيټي ده بیجینګ نارمل یونیورسيټي جی سر نو دا هغه نه یو پروفیسور راغلی نو هغه ماته ویل چې دا ته څنګه لینک کیږي په کم بیسس باندې دا کم اتر ویلي دي نو خیر هغه ته ما ټول سټوري ایکسپلین کړم ماته وی چې یاره زه بیا هم لکه امبیګوټي ده ماته لکه زما شک دی په دې نو ما ورته مل پسې نو راته وی دا دې سره څنګه لینک کیږي نو دا غي ما پراپر سورس ورکړو نو بیا راته وی چې لکه ما ورته پیپر کول وکړو او ما ورته مل دا د دې پیپر دی نو ما نه دا سوال تاسو کړو ما ته وی چې
تا ته څنګه پته چې دا اثر د لکه دی اتھنټیک کار کړی دی او مخکې په پبلیکیشن نه دی کړی نو ما ورته لکه هغه ما بالکل ټریک کړی او د هغې لیمیټیشنز کې څه ګرځېدم نو لیمیټیشن اکثر که تاسو کتلی پیپر بالکل اینډ کې وي جی سر نو اینډ نه ما ټولو کې پهلنی پیج ته راغلم او پهلنی پیج مې اوپن کړو نو زما سپروایزر هم ناستو نو ما ورته ویل دا د دې پیپر دی نو هغه راته وایي ما ته خو پته دا د پیپر دی خو تا ته خو دا نه پته چې دا څوک دی نو ما ورته ویل دا اثر هم ستا مخې ته پریزنټ کوي لګیا دی نو هغه زما سپروایزر ته ګوري لګیا دی زما د پی ایچ ډي یو کال شوی ما پروپوزل پریزنټ کولو او زما سپروایزر نه هغه صرف او صرف دومره تاسو کړو ما ورته وی چې د پبلیکیشن دی دا نو هغه ورته پخندا شو ورته او نو هغه ما نه سوال تاسو کوی سو پبلیکیشن دی کړی نو ما ورته مل زما 2 شوی دی زما نور په کیو کې لګیدلی نو ما ته وی تا خو لکه پی ایچ ډي کړی دا وی نو عزت نه د سشي سوالونه نو هغه بند کړو او زه لکه دا غي یو لیټر دی ما سره هم پروت دی اوس لکه هغه اکنالجمنت لیټر لیکلو ما ته باره نو هغه ماته ایون دا ملي وي که سبا پوسټ ډاک کې نو ما یعنی ما سره ته پوسټ ډاک وکړه نو لکه دا واقعي امپیکټ کوي لکه دا یعنی یو ټایم باندې وي او دا سه ټایم به تاسو وباسي چې لکه واقعي تاسو به وي چې ډېر د فخر خبره وي چې څوک تاسو اکنالج کړي تاسو د کار لپاره جی سر نو لکه یو پیپر ته پهله وباسا او کدا پروپوزل پریزنټ کړه نو سبا پروپوزل کې تر ډیفینډ کولم چې یار زما خپل پیپر دی او فیوچر ریسرچ ډایریکشن دی دا عام پیپر خو نه دی دا امپیکټ فیکٹر دی دا जी सर ठीक है जी ठीक है जी थैंक यू ओके गाइस زما څومره خیال دی مونږ ټایم دی जी सर نو زبا بیا ان شاء الله نیکسٹ سلایډ شیر کوم تاسو سره تاسو هغه بیا وګورئ ثانک یو ठीक है जी ثانک یو ایکسکیوز می سر د مونز بریک ته کنه کلاس ختم شو نه بس کلاس ختم شو ځکه دومره څه دې ټاپک کې او یس سر او دا ریمیننګ سلایډز کوم دي دا سر نیکسٹ کلاس کې بیا ډیسکس کوو سنیشته دي کې تاسو وګورئ دا ما هم اکه شیزونه ډیسکس کړی دي چې کم پاغي ها سر مطلب دا چې نیکسٹ کلاس کې بیا بل سلایډز وای ټاپک وای بل نور سلایډز وای صحیح ده سر زباغه شیر سر او د پیپر او ټیک شو سر او د میډ ټرم سر څه پته لګي ماړه پرېږي دی ټول پاس یې بس ځا پاس یې دا کوي صحیح ده एक्सक्यूज मी सर ٹھیک شو सर जी जी زیو شارټ کوېسچن کول غواړم جی تاسو په د پریویس اندغه کې یو هغه ریسرچ پروګرام ایکسپلین کړو خو زه لګ پای یو شارټ غونډه کې تاسو به آیډیا ورکړئ نو کم پرابلم ایکسپلین کړو ریسرچ تاسو چې دا اندغه کړو جی دا ریسرچ پرابلم چې کوم د سټیټمنټ یا problem statement ته کې جی problem definition problem statement problem statement basically لکه دا تاسو کا کوېسچن یو ګورئ تاسو problem statement څه دی که تاسو نه په ریسرچ کوېسچن په بیس باندې تاسو کوم چې زما problem statement څه دی نو تاسو دا ویلی شي کنه چې یاره د انټرنل مارکیټینګ لینکیجز دی ګوري لګیا دي انټرنل مارکیټینګ کې ام پروسیسز ګوري کې ام پروسیسز ارګنایزیشن پرفارمنس باندې ګوري او د ارګنایزیشن پرفارمنس منځ کې میډیټر ګوري لګیا دی with proper references جی سر څنګه چا ویلیو ځکه زه تاسو ته هم دا کوم چې دا سورسز ځان سره کېدای سیو کوي نو دا تاسو پرابلم سټیټمنټ جی سر صحیح ده سر کوم چې د ویریبل اسوسییشنز موږ ډیسکس کوو نو غویلی شو پرابلم سټیټمنټ ته خود لیکلو دوه طریقې دي د لیکلو پرابلم سټیټمنټ دوه طریقې دي یا خو تاسو انټروډکشن دومره زبردست وي په تھیسس کې صحیح ده یا خو تاسو تھیسس دومره زبردست وي چې تاسو وایي ز پرابلم سټیټمنټ صرف او صرف په 4-5 لاینو کې ولیکم ٹھیک ده او یا خو تاسو ته پته وي چې یاره ما انټروډکشن دومره ښه نه دی لیکلی نو ز پرابلم سټیټمنټ with references بیا ولیکم دا اسوسییشنز خبرې چې کمی دي کنه دا ز with references ولیکم نو پرابلم سټیټمنټ لیکلو دوه طریقې دي نو دا که یا خو انټروډکشن ډیر خو لیکي چې ګیپس پکې ښکاره وي چې څنګه پیپر کې مونږ لیکو تھیسس کې مونږ دا انټروډکشن نه پس پرابلم سټیټمنټ لیکو نو پرابلم سټیټمنټ کې که تاسو انټروډکشن ډیر خو وي نو ټیک دا لاندې په 4-5 لاینو کې تاسو دا اسوسییشنز ولیکئ چې دا ګورم
او که خنه دي نو زما سمره خیال دی ډایرکټ بیا تاسو ریفرنس سره خبرو کوي دا غي په بیس باندې بیا تاسو ریسرچ کوېسچن او ریسرچ ابجیکټیو ولیکئ जी सर ठीक शो जी ठीक शो ओके ओके सर थैंक यू जी थैंक यू